नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ देखते हैं तो आज के दो बड़े बड़े आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड और ब्रिक्स ग्रुप्स के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। देखिए, आज के समय में देखा जाए, दुनिया को हम देखें तो जो उभरती हुई कहना चाहिए अर्थव्यवस्था है या फिर जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, देश हैं, उनमें प्रमुख रूप से चाइना, रसिया एंड अमेरिका की गिनती ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके चलना है, उसको अमेरिका के साथ में भी अपने रिलेशन बना करके रखना है, साथ ही साथ रसिया का भी वो साथ नहीं छोड़ सकता है और चाइना को भी काउंटर करना है। इसीलिए अमेरिका का साथ देने के लिए वो क्वाड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ रसिया जैसे कंट्रीज का साथ देने के लिए वो किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स जैसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब बीच में विरोधाभास आ जाता है कि हम इधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों में समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम हैं किधर। तो यहाँ पर बीच में इंडिया खड़ा होकर के क्या अपनी सोच रखता है, वो दुनिया में किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ ब्रिक्स और क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर मेन हम यहाँ पर फोकस करेंगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये डिसेबल्ड पीपुल्स, विकलांग लोगों के अधिकारों से रिलेटेड है। विकलांग लोग हमेशा से ही कहना चाहिए हाशिए पर रहते हैं, निचले तबके पर रहते हैं। उनको कैसे करके हम उनके अधिकार दिला सकते हैं, इस मामले में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार है, सरकारी कंपनी है, कैसे करके आपस में कोलैबोरेशन करके इनके अधिकारों को कहना चाहिए उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो चलते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि विकलांग लोगों के अधिकारों की बात करता है। देखिए, 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से रहेंगी। प्रैक्टिकल मॉडल एग्जिस्ट टू डिमिनिश द इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस टू एकोमोडेट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए संस्थागत अनिच्छा को कम करने के लिए व्यवहारिक मॉडल मौजूद है। वो आप ढूंढिए कौन सा व्यवहारिक मॉडल हो सकता है। तो हमें एक प्रैक्टिकल मॉडल लाने की ज़रूरत है, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल कमियां दिखाई दे रही हैं हमको, क्योंकि ये लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं डिसेबल्ड लोगों को, तो उनके अधिकारों को हम दिला सकते हैं प्रैक्टिकल मॉडल के माध्यम से। शुरुआत करी जाती है यहाँ पर रीजनेबल एकोमोडेशन के साथ में। तो सबसे पहले रीजनल एकोमोडेशन के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो देखिए, हम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं वातावरण में या फिर कुछ चीज़ों में, हम जो है थोड़ा बहुत कहना चाहिए परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके चलते चलते ये जो पर्सन विथ ए डिसेबिलिटी हैं, जो डिसेबल्ड पीपुल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकें कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, इन एप्लीकेशन प्रोसेस, जॉब, प्रोग्राम और एक्टिविटी दैट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी गिवन टू सिमिलरली सिचुएटेड पीपुल विदाउट डिसेबिलिटीज। तो इससे क्या होगा कि जो कहना चाहिए जितने अधिकार हम लोगों को मिले हैं, ठीक उतने ही अधिकार उन लोगों को बड़े आसानी से मिल जाएं। इसलिए हमें एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत हो, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो, चाहे वो जॉब हो, कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो। तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, आरए बोला जाता है इसको शॉर्टकट में, रीजनेबल एकोमोडेशन जिसको बोला जाता है। अब रीजनेबल एकोमोडेशन के बारे में ही यहाँ पर शुरुआत करी जाती है इसके प्रिंसिपल के साथ में, ठीक है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसका उल्लेख किया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 में। इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, 2Y पैराग्राफ नंबर या फिर कहना चाहिए कॉलम नंबर, अनुच्छेद जो भी कहें, 2Y में इसका उल्लेख किया जाता है।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जो कि इंश्योर करेगा कि विकलांग लोग भी एक्सरसाइज कर पाएंगे अपने राइट्स को इक्वली अदर लोगों की तरह में। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, किनको? प्राइवेट संस्थाओं को बोलेगी। ठीक है, यदि सरकार प्राइवेट संस्थाओं को बोल रही है कि आप कुछ चेंजेस लाइए ताकि आपके यहाँ जो काम करने वाले विकलांग लोग हैं ना, वो भी बराबरी से हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकें जैसे कि नॉर्मल इंसान उठाते हैं। इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको, रीजनेबल एकोमोडेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, रीजनेबल एकोमोडेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि बिल्डिंग रैम्प्स। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे उनको आने जाने में सुविधा होगी। ठीक है, आने जाने में उनको सुविधा होगी, जैसे कि आप ये देखिए, सीढ़ी उनको उतरना है, इधर उधर चलना है तो पकड़कर चलने के लिए इस प्रकार के रैम्प्स बनाए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार की व्यवस्था डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हम कर सकते हैं, या फिर हम कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट में हमें रिस्ट्रक्चरिंग करना है, साथ ही साथ जो वर्क प्लेस की पॉलिसीज़ हैं उनमें बदलाव लाना है। तो ये होती हैं रीजनेबल एकोमोडेशन। क्या क्या चीज़ हो सकता है, जैसे कि हम उनके काम को आसान बना रहे हैं। कैसे आसान बना दिए? किसी बिल्डिंग में हमने इस प्रकार से रैम्प्स बना दिए हैं, या फिर हमने क्या काम किए हैं, डिसेबल्ड पर्सन कोई काम आसानी से कर सके इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी ला दी है उनके लिए। या फिर जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा काम उन लोगों से करवा ले रहे हैं जो कि डिसेबल्ड है, या फिर जहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन काम कर रहे हैं उस जगह के लिए हमने कुछ पॉलिसी चेंजेस कर दिए हैं ताकि ये लोग बहुत आसानी से काम कर सकें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है, इन सारे रीजनल एकोमोडेशन, इन सारे परिवर्तन को करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको छूट दे दी गई है। क्यों? क्योंकि इससे उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एंड अनड्यू बर्डन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी से तो वो लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ों में यदि खर्चा करेंगे तो उनका जो पैसा है और भी ज़्यादा खर्चा चालू हो जाएगा, इसलिए वो लोग ये सब कंपलसरी उनके लिए नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो लोग क्या काम करते हैं? ठीक है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी भी इच्छा नहीं है इस मामले में। हाल फिलहाल में देखा जाए, हम बात करें किसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, CRPD की ये बैठक हुई थी। यहाँ पर भी इनके अधिकारों के बारे में चर्चा करी जाती है। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ कुछ सेट ऑफ फैक्टर हम तैयार करेंगे, ठीक है, जो कि सहायता करेंगे किसी इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कि आप डिटरमाइन कर सकेंगे अपने अनड्यू बर्डन को। हमने लिस्ट तैयार कर ली है, किसके लिए? एक इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन करता है इसके अनड्यू बर्डन को, कि भाई कितना खर्चा बैठ जाएगा आपको, 100 रुपये 200 रुपये कितना एक्स्ट्रा आपको लगने वाला है। अब एक फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से हम बात करें, इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस है आज के समय में अभी भी वो लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो लोग कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार से जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन आया है इसको वो पूरा नहीं करना चाहते, मतलब फॉलो वो नहीं करना चाहते हैं। अब यदि हम बात करें कि यदि हो सकता है कि कुछ कुछ संस्थाएं कॉस्ट अकेले कॉस्ट बेयरर्स बन रही हैं रीजनल एकोमोडेशन का, इसके लिए वो अडॉप्ट करते हैं एफिशिएंसी इन्हेंसिंग, साथ ही साथ यूटिलिटेरियन अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं ध्यान वेलफेयर बेस्ड अप्रोच का PWDs को लेकर के। यदि कहीं धोखा से वो लोग फॉलो भी कर ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को मान भी लें और खर्चा भी उठा लें, तो खर्चा उठाएंगे ज़रूर, लेकिन वो एकदम बोझ के जैसे काम करेंगे। वो कभी भी वेलफेयर को माइंड में रख करके काम नहीं करते हैं।
अब यहाँ पर प्रीजुडाइज को लेकर के भी बोला जाता है, जैसे कि लोगों के मन में ये स्टिग्मा रहता है, ये व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, विकलांग है, तो ये मेहनत का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमेशा से ही लोगों के मन में ये रहता है कि भाई ये लोग लेस प्रोडक्टिव रहते हैं, या फिर प्रोवाइडिंग RA इज ए ऑलवेज एक्सपेंसिव। हमारे लोगों के मन में ये भी रहता है, कोई कंपनी के मन में ये भी है कि हम यदि रीजनल एकोमोडेशन की व्यवस्था कर रहे हैं इन लोगों के लिए तो खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा, क्यों खर्चा करेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं, हमेशा से ही डिफेंस करते हैं अनड्यू बर्डन को, एंड इसका एक ही रीज़न है, रीजन ऑफ एक्सपेंडेंसी मोर देन फॉर रीजन्स ऑफ एक्चुअल हार्डशिप। एक्चुअल से कहीं ज़्यादा वो लोग ये चीज़ मान करके चल लेते हैं। यहाँ पर ये प्रीजुडाइज हमको देखने को मिलता है कंपनियों के मन में। वहीं यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस तो एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगा देता है सरकार के ऊपर कि आपको ऐसी कंडीशन क्रिएट करना है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सरसाइज कर पाएगा राइट टू इक्वालिटी को। अब हम यदि बात करें कि भाई कहीं किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, अब वहाँ पर उस डिसेबल्ड पर्सन्स के हिसाब से क्या टॉयलेट की व्यवस्था है, क्या पीने के पानी की व्यवस्था है, उस हिसाब से क्या उसके लिए आराम करने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि रीजनल एकोमोडेशन के अंतर्गत आती हैं। अब ये सारी चीज़ें कंपनी क्यों प्रोवाइड करेगी भाई, ठीक है, वो तो सोच रही है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही साथ हमारी जेब का जो खर्चा है ना वो बढ़ जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। अब ये जो विकलांग लोग रहते हैं, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो जो अंधे व्यक्ति रहते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि हाउ एक्सेसिबल इंस्टीट्यूशंस आर टू देम। PWD के जो अधिकार हैं वो सीधे सीधे उस कंपनी के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो कंपनी आखिर कैसी है, ठीक है। साथ ही साथ जो the state is bound to create positive ecosystem which not only mandate but also encourage institution to accommodate PWDs। एक बात ये है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, वो एक क्रिएट करेगा पॉजिटिव इकोसिस्टम, ठीक है, जिसके चलते चलते ना केवल हम इस प्रकार की संस्थाओं को इनकरेज करेंगे कि भाई आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करिए PWDs को। एक मॉडल की हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसके लिए यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं। वो कौन कौन से स्टेप हैं? पहले नंबर की बात ये है, सबसे पहले तो आप ये रियलाइज़ करिए कि भाई ये जो रीजनल एकोमोडेशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है, ये चीप प्राइस्ड वाले होते हैं। सेकंड नंबर की बात ये है, आप कंपनियों को टारगेटेड इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप डिडक्शन दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है विकलांग लोगों के अधिकार उनको ज़रूर मिलेंगे। तीसरा जो सबसे बेहतर उपाय हो सकता है वो यही है कि भाई प्राइवेट कंपनी को आप बोलेंगे कि आप 50 रुपये लगाओ, बाकी का पैसा हम लगाएंगे, और इन लोगों के लिए रीजनेबल एकोमोडेशन की हम व्यवस्था करते हैं। तो जो इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक कॉस्ट शेयरिंग मॉडल है, ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ इनिशिएटिव्स की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बात करें हैं कि भाई हम कॉस्ट शेयरिंग मॉडल लेकर के आएंगे, तीसरे नंबर में बोले हैं, ये रीएड्रेस करता है डिसएडवांटेजेस को, साथ ही साथ जो स्टिग्मा लोगों के मन में बैठा हुआ है, गलत धारणाएं बनी हुई है PWD को लेकर के, विकलांग लोगों को लेकर के, उस चीज़ को भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ
हम डेवलप करेंगे एक ऐसी पॉलिसी रिस्पॉन्स को जो कि इंक्रीज़ करेगी पीडब्ल्यूडी के पार्टिसिपेशन को इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम में, साथ ही साथ एकोमोडेट करेंगे उनके डिफरेंसेस को। जो अंतर पैदा हो रहा है सुविधाओं का, उस अंतर को हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मॉडल बनाया गया है ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल भी है एंड इट कैन बी ऑपरेशनलाइज बाय यूजिंग द प्रोविज़न इन द RPWD एक्ट 2016 का जो कानून आया है उसको यहाँ पर हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि उस कानून का जो सेक्शन 86 नंबर है ना, वो हाईलाइट करता है फंडिंग को लेकर के, और ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक कॉर्प्स की स्थापना करेंगे। ठीक है, इसमें इंक्लूड रहेगा कि भाई बैंक लोग भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पर पैसा डालेंगे। ये चीज़ आई है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। ये सुनवाई हुई थी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस MS देवकाला कंसल्टेंसी सर्विसेज। वहीं यदि हम बात करें रूल नंबर 42 RPWD रूल्स 2017 की, ये कहता है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोविज़न को। इसमें अनिवार्य कर दिया जाएगा ये जो कॉर्पस होगा, ये जो फंड होगा, इसके रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव को। फिर भी देखा जाए, डिस्पाइट दिस प्रोविजंस द कॉर्पस ऑफ नेशनल फंड स्टिल रिमेन अंडर यूटिलाइज। बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार के फंड बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए ना तो इस प्रकार के फंड अंडर यूटिलाइज हैं, पैसा सरकारें खर्चा करती नहीं हैं। अब हम वेलफेयर अप्रोच को कैसे करके इंश्योर कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जहाँ कहीं भी हम कह रहे हैं कि रीजनल एकोमोडेशन किसी संस्था में होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको ये अनुमान लगाना है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज डेफिसिट कितना है। ठीक है, जिसके चलते चलते वो कोई चीज़ को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, रीजनल एकोमोडेशन को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो रिसोर्स डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, उसका पता लगाइए। इसके लिए आप इंक्वायरी बैठा सकते हैं। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द इंसेंटिव सच एज टैक्स क्रेडिट और एक्सपेंस डिडक्शन दैट मे हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू देम। मतलब बदले में हम क्या करेंगे, बदले में भी तो सरकार को कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो कोई कंपनी कुछ करेगी, नहीं तो वो क्यों करेगी अपने आप से। इसके लिए वो टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था कर सकती है। अब जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इसके बाद वो लोग सबमिट करेंगी एक रिक्वेस्ट को। कहाँ पर रिक्वेस्ट डाली जाएगी? नेशनल फंड की गवर्निंग बॉडी को। ठीक है, इसके बाद उनका जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है उसको कंपनसेट इसी फंड से दिया जाएगा। अब हम बोरोइंग कर सकते हैं स्टैंडर्ड को अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 के माध्यम से। इसमें क्या बोला गया है, जो नेशनल फंड की गवर्निंग बॉडी होती है ना, ठीक है, ये कैन आल्सो रिक्वायर देम टू स्टेट इन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये कानून के माध्यम से, नेशनल फंड के माध्यम से होने वाली है। तो उनका जो ओवरऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल फंड का। जैसे हमने बात करें, नेशनल फंड बनाया जाएगा। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एंड एफिकेशियस RA इन द मार्केट विच कुड बी प्रोक्योर्ड एट लेसर कॉस्ट। इससे क्या होगा, आपको कम रेट में RA के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो बाहर से आप ले सकते हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बात करी जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि कहीं से इस संस्था को एक बॉडी को रिक्वेस्ट मिली है, तो वो क्या काम करेगी, एक ऑथोरिटी बनाएगी। ठीक है, नेशनल फंड के अंतर्गत, एंड ये कंडक्ट कराएगा एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। इसके माध्यम से पता चलेगा कि भाई रिसोर्स डेफिसिट क्लेम कितने रुपए का है। ठीक है, 10 रुपये का है कि 20 रुपये की कमी इनको गई है। वहीं यदि हम नेशनल फंड की जो गवर्निंग बॉडी होगी, ठीक है, ये कंसल्ट कर सकती है किसके साथ में, ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ में। और यहाँ पर एसेस किया जाएगा प्रोपोर्शनैलिटीज ऑफ द रिक्वेस्टेड RA की।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम क्वाड और ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। विथ इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री कॉमन टू बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स and a founding member of both, it cannot afford to downplay one for another। तो देखिए, क्वाड की बात करें या फिर हम बात करें ब्रिक्स की, दोनों ही ग्रुप में इंडिया शामिल है। ठीक है, और इंडिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा से ही कहना चाहिए इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है, क्वाड की बात करें जिसमें अमेरिका है, और ब्रिक्स की बात करें जिसमें चाइना और रसिया है, जो कि दोनों ही अमेरिका के शत्रु माने जाते हैं। लेकिन इंडिया एक तरफ तो रसिया से हाथ मिला के चल रहा है, दूसरा हाथ अमेरिका की तरफ है उसका। तो उसको हमेशा से ये ध्यान में रखना है कि भाई कोई एक ग्रुप को मैं डाउन नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है किसी एक को भी मुझे कम करके आंकना नहीं है, मुझे तराजू में दोनों को बराबर ही तौलना है। इसके ऊपर ये आर्टिकल ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वाड के बारे में। ठीक है, क्वाड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। क्वाड जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ज़्यादातर इसको क्वाड ही शॉर्टकट में बोला जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मंच है जिसमें 4 कंट्री शामिल है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड इसलिए इसको बोला जाता है। क्या क्या है? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। क्वाड के माध्यम से रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ जो कंट्रीज आती हैं उसमें रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। ये ग्रुप चाहता है कि भाई जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर फ्री एंड ओपन डेमोक्रेसी हो, उसको प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। साथ ही साथ चाइना का जो एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा इसके माध्यम से फोकस किया जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रिलायंस के ऊपर। साथ ही साथ सबसे जो मुख्य उद्देश्य था वो था चाइना को काउंटर करना। ठीक है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको बैलेंस स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया था। वहीं यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लें जैसे कि, तो 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, एंड यहाँ पर उस समय में इनफॉर्मल मीटिंग रखी गई थी किसके किसके लीडर्स के बीच में, लीडर्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ही थे जिन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि हम जो है क्रिएट करेंगे क्वाड को। फिर 2012 में क्या होता है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था कि हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड एशिया में। ठीक है, इसमें कौन कौन रहेंगे? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। फिर 2017 में, ठीक है, चाइना का खतरा जब तेज़ी के साथ में बढ़ने लगा तो चारों के चारों देश ने ये रिविलाइज़ किया कि हम जो है क्वाड बनाएंगे, एंड एक्सपांड कर दिया था इन्होंने इसके गोल को। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके माध्यम से ग्रेजुअली इस्टेब्लिश करेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर को, जो कि रूल बेस्ड रहेगा। ठीक है, किसी धमकी पर आधारित नहीं रहेगा। इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली क्वाड टास्क पर कहना चाहिए भाग लिया था या फिर बातचीत किया था। कौन से साल में? सन 2017 में। एंड और भी क्या क्या खास बात ये है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली क्वाड टास्क का आयोजन किया था मनीला में। आसियान समिट उस समय हो रहा था सन 2017 में। 2020 में क्या होता है, ट्राइलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नवल एक्सरसाइज का कहना चाहिए आयोजन किया गया था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया पहला ऑफिशियल ग्रुपिंग बन गया था क्वाड का। ठीक है, एंड क्योंकि ये पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही थी।
वहीं आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई देखिए 10 महीने का गैप हो चुका है। At a time when the United Nations Security Council is paralyzed and its reform nowhere a sight। 10 साल हो चुके हैं, रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, कुछ रिफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको सब साइड में रख दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंटरनेशनल कानून का वायलेशन हमको दिखाई दे रहा है बहुत सारे। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन युद्ध हो रहा है, गाजा में युद्ध चल रहा है, ठीक है, रसिया ने एनेक्सेशन कर दिया है, साथ ही साथ रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो तेज़ी के साथ में ग्रो हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, बल्कि अन्य क्षेत्र भी चाइना की चपेट में अब आते जा रहा है। इंडो पैसिफिक की हम बार बार बात करते हैं तो ये देख लीजिए, सर्किल में यहाँ पर घेरा गया है इंडो और पैसिफिक ओशियन को, जहाँ दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, उतने एरिया में जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं उसके समुद्र तट आ रहे हैं, वो सब देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि इंडिया है, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, सिसेल्स, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस। अब बार बार इंडो पैसिफिक का ही यहाँ पर उल्लेख आते रहता है। अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया है कि भाई देखिए अब मुझे एलाय बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ मेरे जो पार्टनर हैं उनको मुझे क्रेडिबल पार्टनर की ज़रूरत है, ताकि मेरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो मजबूत हो सके। पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो अब वो क्या काम कर रहे हैं, जो नॉन अलाइंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया जैसे जो देश हैं जो किसी भी एक ग्रुप के साथ में नहीं जुड़ना चाहते हैं, इनको अपना दोस्त बनाना चाह रहे हैं। एंड साथ ही साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं स्मॉलर प्यूरिलेटरल ग्रुपिंग एंड जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि बड़े ग्रुप में मत शामिल हो, छोटे मोटे ग्रुप में तो आ जाओ, जैसे कि क्वाड की हम बात करते हैं। लेकिन जो आसियान कंट्रीज़ है ना, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल मानी जा रही हैं। आसियान कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री हैं ये आप मैप के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना के साथ में यहाँ पर फ्लैश पॉइंट चल रहा है। मेंबरशिप इंडिया ने क्वाड की भी लिया है और ब्रिक्स की भी लिया है, इसलिए ये इंडिया के लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। इंडिया ने एंगेजमेंट करके रखा है क्वाड और ब्रिक्स के साथ में, ठीक है। प्रेजेंट द कंट्री विथ इंटरेस्टिंग एंड समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग डिलेमास। तो कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगता है और कभी कभी कॉन्ट्रास्टिंग भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इंडिया ने देखा जाए ना तो ऐसा नहीं है कि क्वाड को कभी सपोर्ट नहीं किया या फिर उसकी स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को कभी सपोर्ट ना किया हो। इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भारत हमेशा से ही बात उठाते रहा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बैठक हुई थी सन 2021 में, ठीक है, यहाँ पर जो हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हुआ था एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इसकी अध्यक्षता कहना चाहिए कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसको अटेंड किया गया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एंड बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए थे। इसमें बोला गया था कि हमें स्ट्रेंथन करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में और उसके आगे पीछे वाले एरिया में भी, क्योंकि चाइना अपना दबदबा बनाते जा रहा है। अब इंडिया का क्या रोल रहा है क्वाड ग्रुप में, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। वहीं यदि हम इंडिया की विज़न की बात करें तो ये क्वाड से भी बियॉन्ड है, मतलब क्वाड की सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर भारत सोचता है। हालांकि क्वाड जो है हमेशा से ही एक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव रखता है, किसका, चाइना का, चाइना से। इंडिया का जो विज़न है इस नैरो सोच से कहीं ज़्यादा दूर है, कहीं ज़्यादा ब्रॉडर है। हमने रीड्रॉ करे हैं सिक्योरिटी को, टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को इंडो पैसिफिक के लिए। क्वाड एंड इसके ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, हम बात कर रहे हैं क्वाड की, ठीक है। तो पहले नंबर की बात यह है जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है उसकी सप्लाई करना।
क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना का दबदबा बढ़ते जा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे एरियाज़ हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजिक रिलेवेंस के इस रीजन से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि डिजिटल, टेलीकॉम, हेल्थ, पावर, सेमीकंडक्टर, ये सब सेक्टर के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इसमें अंडरलाइन किया जाता है डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, हैज़ ए सिक्योरिटी परस्पेक्टिव विच कैन नॉट बी इग्नोर, जो कि डेवलपमेंट के साथ साथ में सिक्योरिटी के ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर भी चर्चा करता है। साथ ही साथ इंडिया को भी इससे फ़ायदा हुआ है। क्वाड में जुड़ने से जो बायलैटरल रिलेशनशिप हुई है हमारी अमेरिका के साथ में काफ़ी अच्छी हुई है। इसके बाद ऑकस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इन्होंने ऑकस का निर्माण किया था, ठीक है। इसका निर्माण किए हैं ताकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करी गई थी, और इसके चलते चलते जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, जहाँ पर चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, तो उसको सिक्योरिटी देना, उससे सिक्योर होने के लिए खास करके ये चीज़ प्रोवाइड करी गई थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन ही दे देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, यूक्रेन वार की, एंड फोकस जो है आज के समय में नाटो के ऊपर ज़्यादा रह रहा है। नाटो के ऊपर फोकस ज़्यादा करने का मतलब वही है कि भाई कैसे करके आप रसिया को, चाइना को काउंटर कर सकते हैं। ये नाटो में संबंधित नाटो से रिलेटेड कुछ कंट्रीज हैं, इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो ऑकस ग्रुप है भारत के भू रणनीतिक हितों, भारत के जियोपॉलिटिकल जो हित हैं, इनके अनुकूल हो सकता है। इंडिया जैसा चाहता है वैसा हो सकता है कि भाई ऑकस में जो चीज़ें हैं वो इंडिया के हिसाब से हों, लेकिन क्वाड के लिए विशुद्ध रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण को अपनाने में भारत की अनिच्छा जताता है। इसके बावजूद भी कि भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि क्वाड एक एशियाई नाटो नहीं है और भारत अन्य तीन के विपरीत संधि सहयोगी नहीं है। तो जब क्वाड बनाया गया था ना, इसको एशियाई नाटो बोला गया था, एशियाई नेटो बोला गया था। जैसे कि नेटो बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, कोई अमेरिका के ऊपर या फिर इसके अलायंस के ऊपर हमला करेगा तो सब मिल करके उसका साथ देंगे, ठीक है, नाटो ये कहता है। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि भाई ये जो क्वाड है वो कोई एशियान नेटो नहीं है। अब हम बात करें यदि इंडिया के रसिया के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, तो भारत हमेशा से ही इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर के आया है। क्लोज रिलेशन रहे हमारे रसिया के साथ में, एंड बोला जाता है एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन लेकर के आया जाएगा ताकि यूक्रेन वार को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ठीक है। एंड ये भी है कि भाई रसिया भी नहीं चाहता है कि आप जो है जो क्वाड है उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है, मजबूती है, उसको इंडिया कम करे। अब चाइना के साथ में इंगेजमेंट की भी यहाँ पर बात कर रही जा रही है कि बहुत सारे जो क्वाड मेंबर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इन्हेंस कर रहे हैं उनके बायलैटरल रिलेशनशिप किसके साथ में, चाइना के साथ में, ठीक है। एंड ये चीज़ अंडरलाइन करती है डिफरिंग बायलैटरल एंड रीजनल कंपल्सेशन। तो एक तो आप जो है क्वाड में भी जुड़े हुए हैं, दूसरे आप चाइना के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा तो कहना चाहिए विरोधाभास यहाँ पर पैदा होता है। इंडिया जो है ब्रिक्स और क्वाड दोनों में ही शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। 10वें नंबर का जो एनुअल समिट किया गया था ब्रिक्स का सन 2018 जोहान्सबर्ग में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हमें जो है रिफॉर्म्स करना है, हमें रिफॉर्म लेकर के आना है, मल्टीलेटरल सिस्टम लेकर के आना है। एंड बोला था कि हमें रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब दुनिया में हमेशा
कोई एक कंट्री ही पावरफुल ना रहे। ब्रिक्स भी ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स ही रहेगा, 5 ही कंट्रीज में रहेंगे या फिर 4 ही रहेंगे, इसको हम और भी कंट्री में आगे बढ़ा सकते हैं। तो हालांकि ब्रिक्स की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया गया है, कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की व्यवस्था करी गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो जो चाइना की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हम यूज़ करेंगे ब्रिक्स को, ठीक है, टू ग्रैंड स्टैंड एंड पुश इट्स वर्ल्ड व्यू ऑन द ग्लोबल साउथ एंड नाउ, चाइना इसको हमेशा से ही ग्लोबल लेवल पर उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स में रिफॉर्म्स को लेकर के एक ही बात ये बोली जा रही है कि भाई कैसे करके हम जो है ब्रिक्स को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सदस्यता को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के हम ये कह सकते हैं कि मल्टीलैटरिज्म के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉरेन वाले पेज से देखा जाए ना, तो एक न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चाइना का सीमा विवाद न केवल समुद्र के ऊपर है, साथ ही साथ कहना चाहिए लैंड के ऊपर भी है। लैंड के ऊपर जो विवाद है उसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, भारत और चाइना के बीच सीमा में जो विवाद चल रहा है इसके बारे में हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन इसका समुद्र वाले एरिया में भी बहुत सारा विवाद चल रहा है, जैसे कि सेकंड थॉमस रीफ की हम बात करें, ठीक है, ये एक रीड बैंक ऑयल फील्ड इसके पास में भी पड़ रहा है। अब चाइना भी इसके ऊपर क्लेम कर रहा है, इस जगह के ऊपर फिलीपींस भी इस जगह के ऊपर क्लेम कर रहा है, और यहीं से फिर इन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। यहाँ पर आपको जो लाइने वाला एरिया दिख रहा है ना, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो आप देखेंगे ना, ये वाला जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर में है, फिलीपींस से भी, लेकिन है एकदम किनारे में फिलीपींस के, वो चाइना के भी, चाइना से तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यदि हम बात करें तो ये 370 किलोमीटर तक का एरिया होता है। यहाँ पर कोई भी कंट्री कहती है कि भाई लिविंग एंड नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मेरा अधिकार है। चाइना के मछुआरे इस एरिया में मछली पकड़ने के लिए नहीं आ सकते, और ना ही फिलीपींस के मछुआरे चाइना जाएंगे। ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत बात बोली गई है कि भाई इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ये 200 नॉटिकल मील तक रहता है। तो अभी इस जगह के ऊपर चर्चा हो रही है, दोनों देशों की तरफ से मीटिंग रखी गई है, एंड ये काफ़ी क्रूशियल डील मानी जा रही है संडे के दिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑफ मीटिंग रखी गई थी फिलीपींस एंड चाइनीज़ डिप्लोमेट के माध्यम से मनीला में, एंड इन्होंने एक्सचेंज किया है डिप्लोमेटिक नोट्स को, ठीक है, जिसके चलते चलते इस्टेब्लिश किया जाएगा एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट, ठीक है, साउल में, विदाउट कंसीडिंग आइदर साइड टेरिटोरियल क्लेम। उसमें सही सी बात है, कोई भी अपना क्लेम नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगला जो आर्टिकल न्यूज़ का हम देखने वाले हैं ये निपाह वायरस से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए भारत में निपाह वायरस के चलते चलते एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, एक बच्चे की। तो अब निपाह वायरस को लेकर के देखना आप अलर्ट जारी हो जाएगा। निपाह वायरस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखें तो ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ हम किनको बोलते हैं? ये जानवरों से इंसानों में फैला है। इसका ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन होता है। अब हम उस अंग की बात करें, ठीक है, जिसके चलते चलते निपाह वायरस हो रहा है, वो है आरएनए, ठीक है। मतलब कौन सी जगह को ये प्रभावित कर रहा है? आरएनए को प्रभावित कर रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस। और ये आता है कौन सी फैमिली? पैरामॉक्सीवायराइडी फैमिली। जीनस है हेनिपी वायरस, एंड ये क्लोज रिलेटेड है हेंडेरा वायरस के। हेंडेरा वायरस किसको बोलते हैं? ये भी एक जूनोसिस डिसीज़ है, एंड इसके चलते चलते सीवियर एंड यहाँ तक कि मृत्युदायक डिसीज़ इसको माना जाता है, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको? घोड़ों को और इंसानों को। हेंड्रा वायरस हॉर्सेस एंड ह्यूमंस को।
निपाह वायरस की बात करें तो पहली बार इसका आउटब्रेक हमको मलेशिया एंड सिंगापुर में देखने को मिला था 1998 में मलेशिया में और 99 में सिंगापुर में। इसका नाम रखा गया था मलेशिया में एक गांव पड़ता है सुंगाई निपाह, ठीक है, पहली बार यहीं पर डिटेक्ट किया गया था, इसके लिए इसी से तो इसका नाम रख दिए हम निपाह वायरस। सबसे पहले हमको दिखाई दिया था वहाँ की डोमेस्टिक पिग्स में एंड हैज़ बीन फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि धीरे धीरे कुत्ते, बिल्ली, गोट्स, हॉर्स, सीप में भी हमको ये देखने को मिल गया। ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें, इसके फैलाव की बात करें तो भाई देखा जाए ना, चमगादड़ का नाम इसका बहुत आता है। ये फैलता है फ्रूट बैट्स के माध्यम से, जिसको फ्लाइंग फॉक्सेस बोला जाता है, जो कि एक नेचुरल रिजर्वायर माना जा रहा है, निपाह एंड हेंडेरा वायरस का होस्ट माना जाता है, ठीक है। द वायरस इज प्रेजेंट इन बैट यूरिन एंड पोटेंशियली बैट फेकेस, सलाइवा, बर्थिंग फ्लूइड। नॉर्मली देखा जाए तो चमगादड़ का जो यूरिन रहता है ना, वहाँ से ये इसका फैलाव हो रहा समझ लो। फिर इसका जो मलमूत्र त्यागेगी, थूकेगी, खाएगी, लार से इसका फैलाव तेजी के साथ में होते जाता है। सिम्टम की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ तो दिखता नहीं है। बुखार आना है, हेडेक है, ठीक है, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूज़न है, कोमा है और लास्ट में फिर डेथ हो जाती है। ये इसके सिम्टम। प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो ह्यूमन के लिए हो। इसके लिए इंटेंसिव सपोर्ट केयर दिया जाता है, ठीक है। जिसको भी निपाह वायरस हुआ है, इसलिए तो शायद वो बच्चे को नहीं बचाया जा सका। अगला न्यूज़ आर्टिकल हम देखने वाले हैं सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड है। सबसे पहले बेसिक जानकारी, सबरीमाला मंदिर एक प्राचीन अय्यप्पन मंदिर है जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में सबरीमाला पहाड़ी की चोटी पर बना है। ये मंदिर ब्रह्मचारी देवता अय्यप्पन को समर्पित है, जिनको धर्मशास्ता के रूप में भी जाना जाता है। और हाइट यदि देखें तो 1260 मीटर की हाइट पर है ये समुद्र तल से, और 18 पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है और पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। खास बात यहाँ पर यही है। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए ये फेमस है। ये जो मंदिर है केवल मंडल पूजा, मतलब 15 नवंबर से 26 नवंबर, मकर विल्लक्कू या फिर मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं ना, 14 जनवरी, और महाथिरुमल मतलब 14 अप्रैल, प्रत्येक मलयालम महीने के पहले 5 दिनों के दौरान यहाँ पर पूजा के लिए खोले जाता है। इस तीर्थ यात्रा में एक अनोखी परंपरा शामिल है, जिसमें अय्यप्पन के एक मुस्लिम भक्त बाबर की मस्जिद में प्रार्थना करी जाती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इरुमुदिकेट्टू के बिना कोई भी तीर्थयात्री 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकता है। मतलब 41 दिवसीय तपस्या अवधि का पालन करने की अपेक्षा भक्तों से करी जाती है। एंड इसकी शुरुआत एक विशेष माला पहनने से होगी, जो रुद्राक्ष या तुलसी के मोती से बनी एक माला होती है। 41 दिन तक आपको व्रत का पालन करना है, वो भी सख्ती के साथ में, जिसमें जैसे कि आपको शाकाहारी भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शराब नहीं पीना है, ठीक है, गाली वगैरह नहीं देना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, बाल और नाखून को आप नहीं काटेंगे। वास्तुकला की यदि हम बात करें, 1950 में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद कहना चाहिए मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। देवता की पहले की पत्थर की मूर्ति को पंचलोहा से बदल दिया गया है। मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें सोने की परत चढ़ी है, और छत और शीर्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4 सुनहरे कलश हैं, 2 मंडप हैं, ठीक है, और इसमें वेदी भी लोकेटेड है। वहीं यदि हम न्यूज़ की बात करें तो देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो लोग बुकिंग करेंगे, जो पिलग्रिम्स बुकिंग कर रहे हैं ना स्लॉट सबरीमाला टेम्पल के लिए, तो अब इनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था चालू हो रही है यहाँ पर। पार्टिकुलरली ये डेथ यदि होती है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के चलते चलते, तो आपको मात्र 10 रुपये का प्रीमियम देना है।
ये जो स्कीम है ये इफ़ेक्टिव होने वाली है नेक्स्ट एनुअल पिलग्रिमेज सीजन से, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भक्त लोग हैं इनको कवरेज के लिए पे करना पड़ेगा वन टाइम 10 रुपया, ठीक है। जब भी आप बुकिंग करेंगे ना दर्शन के लिए वर्चुअल क्यू सिस्टम के माध्यम से, तो उस समय आपको 10 रुपये देना है। तो जो प्रीवियस मंडलम मक्कारी विलक्कू सीजन रहा था, इसमें बोला जा रहा है कि जब ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे ना, कहाँ से, पंपा से सन्निधानम, तो बोला जा रहा था कि 53 लोगों की डेथ हुई थी, विथ मोस्ट एट्रीब्यूटेड टू कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पायरेटरी इशूज। ज़्यादातर कैसे मरते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, रेस्पायरेटरी इशू आ जाता है, इसके चलते चलते इनकी डेथ हो जाती है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि भाई देखिए, एक ब्रोकरेज को हम पकड़े हैं, एक कंपनी को, कि आप इम्प्लीमेंट करिए इस स्कीम को, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन 5 लाख रुपया की यदि डेथ होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बोला जा रहा है कि जो बिडर्स हैं उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप पार्टनरशिप रख सकते हैं। इस स्कीम में पूरा जो पिलग्रिमेज जोन है उसको कवर किया जाएगा, जैसे कि साथरम पल्लूमेडु जो रूट है वहाँ से यदि आप आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इरुमली से होते हुए आना जाना कर रहे हैं, तो उस एरिया को भी इसमें कवर किया जाएगा। तो करेंटली जो टीडीबी होता है वो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज सबरीमाला पिलग्रिमेज को एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर। ये जो स्कीम है ऑफ़र करती है 5 लाख रुपया यदि रोड एक्सीडेंट डेथ होती है तो। वहीं जो अदर डेथ होती है इसके लिए जो स्टेबलिश कंपनसेशन है वो मात्र 30,000 का है, ठीक है, एज एम्बुलेंस चार्जेस विद इन द स्टेट, एंड 50,000 है दोज आउटसाइड ऑफ स्टेट। उसमें उनको अभी कितना मिलता है, 30,000 मिलता है, और जो बाहर स्टेट के लोग हैं ना उनको 50,000 मिलता है, लेकिन अब 5 लाख रुपए मिलेगा।